हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रितेश गौतम आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके चैनल एक्सपर्ट नोट्स में। आज हम जो आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं ये है हॉर्नबिल के सेकंड चैप्टर पर। ये पहले सीबीएसई में हुआ करता था, अब चूँकि पूरे इंडिया में वन बोर्ड लागू हो रहा है, सभी में एनसीईआरटी की बुक लागू हो रही है, तो सभी को पढ़ने को मिलेगा। फिर भी जिसकी एनसीईआरटी की बुक है, हॉर्नबिल जिसकी 11th क्लास में बुक है, वो मेरी वीडियोस को ज़रूर से देखें, क्योंकि हम पूरी रीडिंग आपको करा रहे हैं। इस चैप्टर में मैं आपको हार्ड वर्ड मीनिंग्स भी बताऊंगा और पूरी रीडिंग करके दूंगा, ठीक है। तो बस चलते हैं बिना देरी किए आगे चलने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप रिटर्निंग व्यूअर हैं या फिर आप ऑलरेडी पहली बार यहाँ पर आए हैं, तो दोनों ही सूरत में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी तरफ से आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आप हमारे चैनल को फेसबुक पर देख रहे हैं तो भी आप हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी तरफ से आने वाली वीडियोस मिलती रहें। नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें, ताकि आपको समय से सारी की सारी नोटिफिकेशन मतलब वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और हम रीडिंग दे रहे हैं, इनकी समरी भी आपको दी जाएंगी। समरी हो सकता है कि बाद में दें, तो देखिए चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है ये, पहला चैप्टर है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। इनके लेखक हैं गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। ठीक है कि भाई अगर हम सब साथ हैं तो हम मरने से नहीं डरते। ये एक चैप्टर का टाइटल नहीं ऐसे लग रहा है जैसे कि एक डायलॉग हो, और असल में इस चैप्टर का एक डायलॉग ही है। इस फैमिली का डायलॉग है जो कैप्टन कुक की वॉयज को डुप्लीकेट करने के लिए निकलती है। वॉयज मतलब कि जर्नी थ्रू द सी, यानी कि समुद्र से होते हुए जो यात्रा की जाती है उसको वॉयज बोलते हैं हम, ठीक है। तो ये उसी पर आधारित है। चलते हैं देरी किए बिना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी देखने को यहाँ मिलेंगी। तो चलिए पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं। इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी, सन जोनाथन 6, डॉटर सुजैन 7 and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. For the longest time, Mary and I, a 37 years old businessman, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters. ठीक है गाइज, तो चलें समझाते हैं आपको। देखिए क्या कह रहे हैं। जुलाई 1976 में मेरी पत्नी मैरी, मेरा बेटा जो कि 6 साल का है जोनाथन, मेरी बेटी सुजैन जो कि 7 साल की, और मैं, हमने क्या किया, सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड, मतलब कि हम इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से निकले। सेल, सेट सेल का मतलब समुद्री यात्रा शुरू की, ठीक है। टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वोयज मेड 200 years earlier by कैप्टन जेम्स कुक, यानी कैप्टन जेम्स कुक ने 200 साल पहले जो वॉयज की थी राउंड द वर्ल्ड, यानी कि पूरे संसार के चारों तरफ की जो यात्रा उन्होंने पानी के रास्ते से की थी, उसी रूट को डुप्लीकेट करने के लिए, कॉपी करने के लिए हमने प्लानिंग की, और हम जुलाई 1976 में वहां के लिए निकले, ठीक है। अब देखें आगे क्या कहते हैं, समझ में आ रहा हो आपके। For the longest time, Mary and I, a 37 years old businessman, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer. उस फेमस एक्सप्लोरर को जागृत करने के लिए, मीन्स उसके उसी रूट को फिर से अपनाने के लिए, फिर से उस रूट पर जाने के लिए मेरी ने और मैंने, मैं एक 37 साल का ओल्ड बिजनेसमैन हूँ, यानी कि 37 साल का बिजनेसमैन हूँ, इस लंबे समय से हमने इसको डुप्लीकेट करने का सपना देखा था, ये कह रहे हैं। मतलब काफ़ी लंबे समय से मेरी पत्नी मैरी और मैं, हम यही सपना देखते थे कि कैप्टन जेम्स कुक ने 200 साल पहले इस समुद्र की चारों तरफ की यात्रा जो की थी और वापस अपनी जगह पर आ गए थे, हम भी सेम यात्रा उसी पानी के रास्ते से करेंगे, सेम रूट को डुप्लीकेट करेंगे और वापस अपनी जगह पर आ जाएंगे, ऐसा ये लोग सोचते हैं, ठीक है।
अब इसके लिए इन्होंने क्या किया, फॉर द पास्ट 16 years वी हैड स्पेंट ऑल आवर लेजर टाइम होनिंग आवर सी फेयरिंग स्किल्स। ठीक है, तो मतलब ये क्या करें कि भाई हमने अपने जीवन के जो पिछले 16 साल हैं वो 16 साल कुछ ऐसे बिताए हैं कि हमने उन 16 सालों में अपने कौशल को बहुत अच्छा किया है ना। समुद्र में होनिंग अवर सी फेयरिंग स्किल्स का मतलब कि भाई समुद्र में जो हमारे स्किल्स होंगे, समुद्र में जाने के लिए जो हमारी मीन्स हमें कुशलता चाहिए होगी, उस कुशलता को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने अपना पूरा का पूरा ये टाइम बिताया है। वॉयज क्या मतलब क्या होता है गाइस? वॉयज का मतलब होता है सी जर्नी, यानी कि समुद्री यात्रा को हम वॉयज बोलते हैं, VOYAG वॉयज, है ना। वॉयज का मतलब क्या होता है? सी जर्नी, समुद्री यात्रा। हॉर्निंग का मतलब क्या होता है? शार्पनिंग, SHARPEN। शार्पन का मतलब क्या होता है? तेज करना, मतलब कि अच्छा करना। सी फेयरिंग स्किल्स, सी फेयरिंग स्किल्स का स्किल्स तो हमारी कुशलता होती है। सी फेयरिंग का मतलब क्या होता है? समुद्री यात्रा। तो समुद्री यात्रा की जो कुशलता होती है ब्रिटिश वाटर्स में, ब्रिटिश वाटर्स का मतलब वाटर में एस लग जाता है तो स्टूडेंट्स वो समुद्र बन जाता है, ध्यान रखना। वाटर जो होता है वो एक पेय पदार्थ होता है, पानी होता है, लेकिन वाटर में जैसे ही ऐसे लगेगा वो समुद्र के लिए यूज़ किया जाता है वर्ड। ठीक है, तो इसे आप याद रखना। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो नरेटर हैं, नरेटर राइटर एक ही हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई मैरी ने और मैंने मिलकर काफ़ी लंबे समय से ये सपना देखा था कि कैप्टन जेम्स कुक ने 200 साल पहले जो यात्रा की थी, पूरे समुद्र की जो जर्नी की थी, वॉयज जो की थी, उस वॉयज को हमें डुप्लीकेट करना है। और हमने अपनी प्लेमाउथ से 1976 की जुलाई में अपनी यात्रा शुरू की, जो कि इंग्लैंड में है। और इस यात्रा पर जाने से पहले हमने क्या किया, हमने 16 साल तक अपने स्किल्स को शार्पन किया, तेज किया। और कहाँ? ब्रिटिश वाटर्स में। ब्रिटिश वाटर्स में हमने अपने आप को कि हम इतनी लंबी यात्रा को सही से कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। देखो स्टूडेंट, जब कोई भी व्यक्ति पानी में अपने शिप को या अपनी नाव को उतारता है तो उसको चारों तरफ केवल पानी ही पानी मिलता है, कहीं पर भी ज़मीन नहीं मिलती है। बहुत दूर जाके उनको कहीं एक टापू देखने को मिलता है जहाँ पर वो थोड़ा टाइम अपना बिता सकते हैं। और देखिए पता नहीं वो टापू भी कैसा मिलेगा समुद्र में, वहाँ कुछ पीपल होंगे भी कि नहीं होंगे, वहाँ कोई कीड़े मकोड़े हो सकते हैं। तो बहुत सारी समस्याएं सामने आती हैं। जब वो अपना सामान लेके चलेंगे तो उनको वही सामान खाना है, उसी अंदाजे से सामान लेके चलेंगे। प्लस इसके अलावा एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है समुद्र में, जब समुद्र में मौसम का मिजाज बिगड़ता है, ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं तो बड़े बड़े शिप रैक्स हो जाया करते हैं। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी टाइटैनिक, तो आप जानते होंगे टाइटैनिक एक ऐसा जहाज़ था जिसको बहुत स्ट्रांगली बनाया गया था और ये कहते थे कि ये कभी जहाज़ डूबेगा नहीं। और देखिए बदकिस्मती कि वो पहली ही यात्रा में डूब गया था, है ना। तो जब मतलब कि जब कोई भी बंदा वॉयज के लिए निकलता है, खास तौर से एक एडवेंचरस वॉयज के लिए, तो उसके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये उन्हीं प्रॉब्लम्स को समझने के लिए, उन पर पार पाने के लिए उन्होंने 16 साल तक प्रैक्टिस किया और अपनी स्किल्स को स्ट्रॉन्ग किया। अब क्या कहते हैं ये देखें, आवर बोट वेव वॉकर, इनकी बोट का नाम वेव वॉकर है स्टूडेंट्स, ठीक है। 23 मीटर 30 ton wooden hulled beauty had been professionally built and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find। तो यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं, our boat wave walker, हमारी जो वेव वॉकर नाम की बोट थी वो 23 मीटर की थी और 30 टन की थी और वो लकड़ी की बनी हुई थी। वुडन हल्ड ब्यूटी मतलब सुंदर नाव थी, लकड़ी की बनी हुई, 23 मीटर की उसकी लंबाई थी और उसका मतलब कि 30 टन का वजन था और उसका नाम वेव वॉकर था। और हमने उसको बड़े प्रोफेशनली तरीके से बनाया था, मतलब जैसे एक प्रोफेशनल बोट मेकर बनाते हैं बिल्कुल वैसे हमने उसको तैयार किया था। We had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find। और इसको फिट करने में
और इसको टेस्ट करने में हमने कई मंथ इसको बनाकर उसमें फिट करने में लगे। और उसके बाद इसको बुरे से बुरे वेदर में, मतलब जितना बुरा वेदर हमें मिल सकता था, जितना बुरा मौसम हमें मिल सकता था, उसने बुरे मौसम में हमने इसको टेस्ट किया। देखिए, द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3-year 105,000 किलोमीटर जर्नी पास्ड प्लेजेंटली एज वी सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3-year 105,000 किलोमीटर जर्नी पास्ड प्लेजेंटली एज वी सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। यानी कि ये कह रहे हैं कि भाई हमारी जो पहली लेग थी, पहली लेग का मतलब हमारा जो पहला लेप था, जो पहला पार्ट था, वो बहुत ही अच्छे तरीके से 3 साल का था। वो 3 साल हमने बहुत अच्छे तरीके से गुजारे। और ये जो हमारी यात्रा थी, ये 105,000 किलोमीटर की यात्रा थी और ये प्लेजेंट भी था। क्योंकि हमने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो हम पश्चिम की तरफ कोस्ट पे गए, पश्चिम कोस्ट पर गए। कहाँ? अफ्रीका के। अफ्रीका का जो पश्चिमी कोस्ट है, जो पश्चिमी कोस्ट का मतलब होता है समुद्री तट, अफ्रीका का जो पश्चिमी समुद्री तट है, हम उधर गए और वहां से केप टाउन तक गए। ठीक है, तो हमने अफ्रीका के पश्चिमी तट से केप टाउन तक की जो यात्रा की थी 3 साल की, 105,000 किलोमीटर में से, वो बिल्कुल आराम से बीता। फिर क्या कह रहे हैं वो, देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन 2 क्रूमैन। वहाँ ईस्ट की तरफ जाने से पहले हमने 2 क्रूमैन ले लिए। स्टूडेंट्स, क्रूमैन का मतलब होता है, मतलब जो हम समुद्री यात्रा पर जाते हैं तो हमें हेल्प करने के लिए वर्क जो उस पे करते हैं, नाव पे या शिप पर, तो उन वर्कर्स को क्रूमैन बोलते हैं। लेखक कहते हैं कि भाई हमने 2 क्रूमैन लिए। उन दोनों में से एक अमेरिकन लैरी विजिल थे और दूसरे स्विस थे, उनका नाम हर्ब सेगलर था। ओके, ये 2 क्रूमैन उन्होंने लिए। लैरी विजिल जो कि अमेरिकन थे और जो स्विस थे उनका नाम था हर्ब सेगलर। तो जब ये आगे चले, ठीक है, ईस्ट की तरफ, तो ईस्ट की तरफ चलने से पहले इन्होंने इन 2 सीमैन को अपने साथ लिया, इन 2 क्रूमैन को अपने साथ ले लिया ताकि ये उनकी हेल्प कर सकें उस यात्रा पे। टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स लफेस्ट सी, ताकि हमारी जो संसार का सबसे बुरा वेदर होता है, सबसे बुरा समुद्री एरिया होता है, ताकि उस जगह पर ये हमारी मदद कर सके। ठीक है स्टूडेंट, तो वो सबसे रफेस्ट जो एरिया वो कौन सा है? साउथर्न इंडियन ओशन। तो साउथर्न इंडियन ओशन को टैकल करने के लिए हमने इन दोनों क्रूमैन को अपने साथ में ले लिया ताकि ये हमारे साथ चलें और ये हमारी हेल्प कर सकें, ताकि हमारा जो ये प्रॉब्लम है हम उसको अच्छे से टैकल कर सकें। ठीक है, ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। For the next few weeks, they blew continuously. Gales did not worry me, but the size of the waves was alarming, up to 15 meters as high as our main mast. Gale मतलब हवा के जो झोंके होते हैं उनको बोलते हैं गेल्स, झोंके होते हैं हवा के। एनकाउंटर मतलब सामना करने के लिए प्रयोग किया गया है। स्ट्रॉन्ग गेल्स का मतलब बहुत तेज हवा चल रही थी। और ये कह रहे हैं कि भाई जैसे हम वहाँ से निकले केप टाउन से निकले ही थे, तो दूसरे दिन से हमें स्ट्रॉन्ग गेल्स का सामना करना पड़ा। मतलब कि जो हैवी झोंके होते हैं, तेज झोंके होते हैं हवा के, उनका सामना करना पड़ा। फॉर नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और कुछ सप्ताह तक ये झोंके चलते रहे जी, लगातार कुछ सप्ताह। देखिए, 1-2 दिन की बात नहीं है, मतलब जब ये केप टाउन से निकले तो केप टाउन से निकलने के अगले दिन ही, सेकंड डे पर ही इनको ये स्ट्रॉन्ग जो झोंके थे हवा के, जो गस्ट थे, ये मिलने लगे। और इतना ही नहीं, ये कई वीक तक चलते रहे। अब लेखक क्या बोल रहे हैं? गेल्स डिड नॉट वरी मी, मतलब कि जो गेल्स चल रहे थे उनसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग, लेकिन ये जो वेव्स होती हैं, समुद्र की जो लहरें होती हैं उनको हम वेव्स बोलते हैं। तो एक लहरें थी, उनका साइज मुझे अलार्म कर रहा था, है ना, वो भयानक था, मेरी चिंता को बढ़ा रहा था, मुझे सचेत कर रहा था, चेतावनी दे रहा था। अप टू 15 मीटर्स, और वो जो वेव्स थी वो कितनी बड़ी थी?
15 मीटर ऊंची वेव्स थी, एज हाई एज अवर मेन मास्ट, बिल्कुल उतनी ऊंची जितनी कि हमारा मेन मास्ट। मास्ट क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ हम बाद में आएंगे। चलो पहले लास्ट में आपको लेके चलता हूँ इस चैप्टर के, ताकि आप समझ पाएँ कि मास्ट है क्या। कहाँ गया? देखिए स्टूडेंट्स, ये जो डंडा होता है ना किसी भी नाव में, ये जिससे ये पाल बंधे होते हैं, और ये जो डंडा है ये वाला, ये मास्ट है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? मास्ट। तो ये सबसे ऊंचा होता है स्टूडेंट्स ये नाव में, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं वो कि भाई जो मास्ट था 15 मीटर ऊंची लहरें लगभग उस मास्ट के, हमारा जो मेन मास्ट था उसकी ऊंचाई के बराबर की वो लहरें उठ रही थी, वो मुझे चेतावनी दे रही थी। अब आगे क्या कहते हैं देखो, December 25 found us 3,500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन, यानी कि हम 25 दिसंबर को केप टाउन से पूर्व की तरफ 3500 किलोमीटर पहुंच गए। डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री। न्यू ईयर्स Day saw no improvement in the weather, but we reasoned that it had to change soon, and it did change for the worse. ठीक है, अब देखिए क्या कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसमें एक वर्ड का प्रयोग हुआ है एट्रोशियस। एट्रोशियस का मतलब होता है बुरा, भयंकर, है ना। देखिए मैं आपको बताता हूँ, कहाँ गया, एट्रोसियस वेदर, बुरा मौसम, बैड वेदर, ओके। वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे, मतलब कि ये क्या कह रहे हैं कि डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, मतलब बुरा मौसम होने के बावजूद भी हमने एक बहुत ही सुंदर सा हॉलीडे कंप्लीट किया, और वो क्या था? विद अ क्रिसमस ट्री। यानी कि आप जानते होंगे कि 25 जो दिसंबर होता है वो क्रिसमस डे होता है क्रिश्चियंस के लिए, तो उस दिन वो क्रिसमस डे सेलिब्रेट करते हैं। तो इन्होंने 25 दिसंबर को ये केप टाउन से जब 3500 किलोमीटर निकल गए थे पूर्व की ओर, तो इन्होंने देखा कि वेदर जो है वो बहुत ही एट्रोशियस वेदर है, बहुत ही बुरा वेदर है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने एक बहुत ही शानदार हॉलीडे कंप्लीट किया क्रिसमस ट्री के साथ। इन्होंने क्रिसमस ट्री को सजाया, और उसको सजाने के बाद इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर सेलिब्रेशन क्रिसमस का किया। कहते हैं देखो, ये न्यू ईयर डे सो नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर। भाई अब 25 तारीख को क्रिसमस डे होता है, और न्यू ईयर जो होता है वो 1 जनवरी को होता है, तो करीब करीब 6-7 दिन बाद आता है, 25 और 6 31, है ना, 7वां दिन होता है वो। तो क्या हुआ कि न्यू ईयर के डे पर भी वेदर में हमें कोई बदलाव नहीं दिखा, वैसा ही बुरा वेदर था। बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून, लेकिन हम तर्क दे रहे थे कि भाई कोई नहीं, मौसम है, बदलेगा, जल्दी बदलेगा, जल्दी बदलेगा, ऐसा तर्क हम दे रहे थे, और मौसम बदला। एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स, लेकिन अच्छे के लिए नहीं, बुरे के लिए। मतलब मौसम बदल के और बुरा हो गया, अच्छा नहीं हुआ। अब यहाँ से परेशानियां धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो गई इन लोगों की। क्या हुई देखें, एट dawn ऑन January 2 द वेव्स वर जाइगेंटिक, यानी कि जनवरी 2 के सुबह में, प्रभात काल में जो वेव्स थी वो जाइगेंटिक थी। जाइगेंटिक का मतलब होता है ह्यूज, विशाल, विशाल लहरें थी। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्ट्रॉन्ग जिब, हमने केवल एक स्मॉल स्ट्रॉन, जो मतलब कि स्मॉल सा स्ट्रॉन्ग जिब होता है, मतलब कि तूफान के टाइम में जिस पाल को यूज़ करते हैं। जिब का मतलब तिकोना पाल, है ना। पाल मतलब अभी मैंने आपको बताया था ना, मस्तूल से बंधे हुए जो कपड़े होते हैं, मास्ट से बंधे हुए जो कपड़े होते हैं। मास्ट जो मतलब एक नाव होती है, नाव पे एक डंडा होता है, डंडे से इस तरीके से तिकोने कपड़े बंधे होते हैं। तो एक छोटा सा तिकोना कपड़ा बंधा होता है, तो हम केवल स्ट्रॉ में उसको यूज करते हैं, तो उसी के सहारे हमारी जो नाव थी वो चल रही थी। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स। 8 नॉट्स का मतलब है समुद्री मील, समुद्री गति के लिए प्रयोग किया गया है। तो भाई एक ही हमने पाल यूज किया था, उसके बावजूद भी 8 नॉट्स की गति से हम आगे जा रहे थे। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव we could see endless enormous seas rolling towards us.
मतलब कि जब भी समुद्र की लहरें ऐसे ऊंची ऊंची उठती तो हमारी जो नाव थी वो भी लहरों पे ऐसे जब ऊपर लहरों पे जाती तो हमें आगे जो बड़ी बड़ी लहरें आ रही थी, इनॉर्मस, बहुत विशाल विशाल, इनॉर्मस का मतलब क्या होता है, विशाल, समुद्र की जो रोलिंग टुवर्ड्स अस, हमारी तरफ आती हुई वो लहरें हमें दिखती, ठीक है। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, और विंड की जो स्क्रीम थी हमें वो भी नजर आती। एंड स्प्रे अस पेनफुल टू द ईयर्स, और वो हम पर स्प्रे करती और हमारे कानों के लिए बहुत ही ज़्यादा वो पेनफुल था, मतलब कि हम उसको सहन ही बस कर रहे थे। वो फुहारें हमारे कानों पर चुभ रही थी, हमारे कानों पर वो पानी मतलब क्या आ रहा था, हमें चुभन दे रहा था। अब चुभन से मतलब क्या है कि भाई इतना खतरनाक हम एरिया वो देख रहे हैं, इतना खतरनाक तूफान हम देख रहे हैं समुद्र का, तो वहाँ हमें परेशानी हो रही थी क्योंकि वो कानों तक वो साए साए करती हवा हमें मिल रही थी। अब आगे क्या कहते हैं देखो, टू स्लो द बोट डाउन, यानी कि बोट को स्लो करने के लिए वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिब एंड लेस्ड अ हैवी मूरिंग रोप इन द लूप अक्रॉस द स्टर्न। ठीक है, तो हमने ये एक्टिविटी की, मीन्स कि हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले तो जो स्टॉर्म जिब है उसको गिरा दिया, मतलब जो छोटा सा जिब होता है हवा के लिए होता है, क्योंकि नाव जो हवा से चलती है, तो हमने उसको गिरा दिया ताकि हमारी स्पीड कम हो। और फिर हमने क्या किया, हमने एक रस्सी ली, हैवी है ना, रोप लिया, एक रस्सी ली, और उस रस्सी से क्या किया, उसमें हमने एक लूप बनाया, एक फंदा बनाया और स्टर्न के चारों तरफ उसको बांध दिया। मतलब कि हमने एक रस्सी का फंदा बनाया, नाव के पीछे के भाग को हम स्टर्न बोल रहे हैं, तो हमने वहां पे उसको बांध। तो यहाँ पर देखिए क्या है, मतलब इन्होंने तैयारी शुरू कर दी यहाँ पर। देन वी डबल लेस्ड एवरीथिंग, वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, अटैच्ड लाइफ लाइन्स, डन ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड। मतलब हमने क्या करा, हमने जो एक तिकोना पाल था छोटा सा जिप, हमने उसको भी खोल दिया, हमने मतलब कि नाव के पीछे के हिस्से को बांध दिया, हमारी जो लाइफ बोट थी हमने उसको भी, लाइफ बोट को भी पूरी तरीके से हमने बांध दिया। और उसके बाद हमने क्या करा, हमने भाई अपनी लाइफ जैकेट्स पहनी और हम वेट करने लगे। ठीक है, मतलब हमने सारी तैयारियां कर ली कि भाई तूफान बहुत ज़्यादा है, ऊंची ऊंची लहरें हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमने वो सारी चीज़ें की। हमारी जो बोट थी, जबकि केवल एक जिप पर चल रही थी, सारे पाल हमारे गिरे हुए थे, जिप पर चल रही थी, उसके बावजूद भी हमारी बोट की जो रफ्तार थी वो बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, और इतनी ज़्यादा रफ्तार को कवर अप करने के लिए हमने जिप को गिरा दिया, हमने बोट को पीछे से बांध दिया, हमने लाइफ बोट को भी कवर कर लिया, बांध दिया, डबल बांध दिया, और हमने भी लाइफ जैकेट्स पहन ली, और फिर हम वेट करने लगे। ठीक है, कि कब ये मौसम सही होगा। ठीक है, वेट करने लगे जी। अब आगे देखें क्या होता है। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM विद एन ominous साइलेंस। पहला इंडिकेशन हमें मिला, पहला जो इशारा हमें मिला, पहली हमें जो खबर मिली डिजास्टर की, नुकसान की, केम एट अबाउट 6 PM, वो 6 बजे के करीब मिली, और एक ominous साइलेंस थी, है ना। मतलब कि साइलेंस का मतलब आप कहते हैं कि शांति, ominous का मतलब वो होता है मनहूस, मतलब कि अपशगुन। तो हमें क्या मिला, मतलब कि एक अशुभ संकेत हमें मिले। और क्या मिले अब आगे देखेंगे। द विंड ड्रॉप्ड, हवा गिर गई, एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क। ठीक है जी, मतलब हवा जो थी वो चलनी बंद हो गई और अचानक से आकाश बिल्कुल डार्क हो गया, काला हो गया। ठीक है जी, आकाश बिल्कुल काला हो गया। देन केम अ ग्रोइंग रोर एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टू टावर्ड एफ्ट ऑफ द शिप। ठीक है, फिर क्या हुआ, मतलब कि जब मतलब अचानक से हवा शांत हो गई, आकाश काला हो गया, फिर एक मतलब कि शोर सुनाई पड़ा, रोर, गटर गटर गटर, इस तरीके से होता है ना, जैसे आपने देखा होगा, मतलब आकाश में भी बादल जब गरजते हैं तो आवाज़ होती है, तो उसी तरीके से एक उन्हें आवाज़ सुनाई पड़ी, रोर की आवाज़ सुनाई पड़ी। और क्या देखा उन्होंने, फिर एक बहुत बड़े बादल को देखा, और वो बादल कहाँ देखा उन्होंने, नाव के पीछे, मतलब कि नाव की ओर वो
चले आ रहा था बादल, ठीक है, और बिल्कुल कैसे टावर्ड, बिल्कुल मतलब कि नाव के पीछे बिल्कुल मीनार के जैसे बड़ा के खड़ा हो गया, है ना, बहुत मतलब कि विशाल बादल उन्होंने देखा। विद हॉरर आई रियलाइज्ड दैट इट वाज नॉट अ क्लाउड बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। बिल्कुल हॉरर के साथ, हॉरर मतलब कि डर, भयानक भय, है ना, एक भय के साथ मैंने रियलाइज किया कि ये कोई बादल नहीं था। भाई मैं डर गया बिल्कुल, और मैंने देखा कि ये कोई बादल नहीं था, बल्कि ये तो एक लहर थी, एक वेव थी, लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, मतलब कि पहली जो लहरें थी उनसे भी ज़्यादा खतरनाक, भयानक, ऐसी लहर मैंने कभी नहीं देखी थी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, ये बिल्कुल वर्टिकल थी, खड़ी लहर थी ऊपर की तरफ, एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट। और ये जो वेव थी, जो पहले हमने वेव्स का जिनका सामना किया, उनकी ऑलमोस्ट डबल थी, उनकी डबल हाइट की वर्टिकल ये वेव थी, और ये बिल्कुल भयानक वेव थी, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वेव थी, ठीक है। ये बिल्कुल एक मानो की चोटी की तरह खड़ी है, और ये बहुत मतलब कि हम पर जो है क्रैस्ट होने के लिए, बिल्कुल ब्रेकिंग क्रैस्ट, मतलब बहुत ही भयानक तरीके से हम पे टूटने को ये तैयार थी लहर। ठीक, आगे देखेंगे अब, ठीक है। फ्राइटफुल मतलब भयानक होता है, ब्रेकिंग मतलब हम पे टूट पड़ने के लिए वो रेडी थी। अब आगे देखो क्या होता है। रोर इंक्रीज्ड टू अ थंडर एज द stern moved up the face of the wave, and for a moment I thought we might ride over it, but then a tremendous explosion shook the deck। ठीक है भाई, अचानक से मैंने क्या देखा, जो इस लहर की रोड थी, जो इसकी आवाज़ थी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बिल्कुल थंडर में तब्दील हो गई। और स्टर्न का मतलब क्या होता है, पिछला हिस्सा होता है नाव का, तो नाव का जो पिछला हिस्सा था लहर की तरफ से वो ऊपर उठ गया, और कुछ पल के लिए मुझे लगा कि जो ये लहर है ये हमें राइड करेगी, लेकिन फिर अचानक से जो डेक था उस पर बहुत ही तगड़ा एक्सप्लोजन जैसा एक साउंड हुआ, एक बहुत तगड़ी आवाज़ हुई और हिल गया मैं। अ टोरेंट ऑफ green and white water broke over the ship. My head smashed into the wheel and I was aware of flying overboard and sinking below the waves। ठीक है, तो ये जो मतलब कि लहर थी, जो भयानक लहर थी, ये मेरे ऊपर टूट पड़ी जी, टूट गई, हमारे ऊपर गिर गई वो लहर। ठीक, और टोरेंट कह सकते हैं कि बहुत ही प्रचंड जो धारा थी ऑफ ग्रीन एंड वाइट, यानी कि जो लहर थी वो हरे और सफ़ेद वाटर की, वो हम पर ब्रोक ओवर द शिप, वो शिप पर गिरी, और मेरा जो हेड था वो टकरा गया किससे, ठीक है, स्मैश का मतलब होता है टकराना, द व्हील, जो व्हील था जिससे हम ड्राइव करते थे शिप को, उस व्हील पर मेरा सर जाके लगा। आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड, और मुझे ऐसे लगा मानो कि मैं फ्लाई ओवरबोर्ड, यानी कि मैं बोर्ड से उड़ के चला गया हूँ, और सिंकिंग बिलो द वेव्स, और मैं पानी में डूब रहा हूँ, मुझे ऐसा फील हुआ। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, मैंने उस समय स्वीकार किया कि मेरी मृत्यु नियर है, मैं मौत के पास आ रहा हूँ, मैंने ऐसा फील किया। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, और जब मैं कॉन्शियसनेस को खो रहा था, अपनी चेतना को खो रहा था, तो मुझे काफ़ी शांति हो रही थी। तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे तक अभी ये हमें पता चला है कि किस तरीके से वो मतलब कि समस्याओं का सामना कर रहे थे, कैसे एक बहुत ही बड़ी वेव आती है और वो उनके ऊपर हमला कर देती है, तो उससे क्या होता है, अचानक से जो लेखक है उसका सर व्हील में लगता है और उसे चेतना नहीं रहती, उसे ऐसा फील होता है मानो वो बोर्ड से नीचे गिर गया है और वो डूबता जा रहा है पानी में, और उसे वहाँ पर शांति, मतलब कि जो मृत्यु की शांति है वो फील हो रही है, वो अनकॉन्शियस फील कर रहा है अपने आप को होते हुए। ठीक है, अब क्या होता है देखें। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर अ फ्यू मीटर्स अवे, वेव वॉकर वॉज near
capsizing, her mast almost horizontal when a wave hurled her upright. My lifeline jacket taut, I grabbed the guardrails and sailed through the air into wave walker's main boom. ठीक है, यहाँ तक समझते हैं पहले, फिर आगे चलेंगे। देखिए क्या इत्तेफाक हुआ, मतलब कि अनएक्सपेक्टेडली ऐसा हुआ, अचानक से क्या हुआ कि मेरा जो हेड है वो पानी के बाहर आया। कुछ मीटर दूरी पर मैंने क्या देखा, हमारी बोट वेव वॉकर को देखा, वो मतलब कि डूब रही थी। ठीक है, हमारी बोट क्या हो रही थी, डूब रही थी। तो मैंने कुछ दूरी पर अपनी बोट को कैप्साइज होते देखा, डूबते हुए देखा। उसका जो मस्तूल था, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हर का प्रयोग किया गया है बोट के लिए। हमेशा याद रखना, शिप आदि के लिए, बोट के लिए फेमिनिन जेंडर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो उसका जो मस्तूल था वो लगभग क्षितिज हो गया था, हॉरिजेंटल हो गया था। हॉरिजेंटल का मतलब कहता है, देखिए इस तरीके से वर्टिकल होता है, इस तरीके से हॉरिजेंटल होता है, मतलब नाव बिल्कुल पलट गई थी। ठीक है, देन अ वेव हर्ल्ड हर अप राइट। फिर क्या हुआ, फिर एक वेव आई और उसने नाव को सीधा कर दिया। और मेरी जो लाइफ जैकेट थी टॉट, ठीक है जी, मेरी जो लाइफ जैकेट थी टॉट कैसी थी, वो तनी हुई थी। आई ग्रैब द गार्ड, मैंने गार्ड रेल्स को पकड़ा, जो वहाँ पर रेलिंग थी उनको पकड़ा। एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम। ठीक है, फिर क्या हुआ, बूम का मतलब होता है बार, मतलब डंडा। ठीक, और तो क्या कहता है कि भाई जब ऐसा हुआ, फिर एक लहर आई, उसने वेव वॉकर को सीधा कर दिया। फिर मैंने जो मतलब कि गार्ड रेल्स थे उनको मैंने पकड़ा, मतलब कि जो जंगले थे उनको मैंने पकड़ा, और फिर मैं हवा में ही तैरकर ऊपर तैरकर वेव वॉकर की मेन कड़ी तक पहुंच गया, है ना, बूम तक पहुंच गया। मेन जो रेल्स है, रेलिंग है, वहाँ तक पहुंच गया, मेन कड़ी तक पहुंच गया। सब्सिक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक ए रग डॉल। ठीक है, अब क्या होता है जी, सब्सिक्वेंट का मतलब पीछे आने वाली, उनके पीछे जो लहर थी जिसने अभी हमारी नाव को सीधा कर दिया था, उसके बाद और भी लहरें आई। वो लहरें मुझे कैसे कर रही थी डेक पर, मतलब कि कैसे, आपने वो देखा होगा ना, लकड़ी होती है एक, है ना, रग का मतलब लकड़ी होती है, रग डॉल, लकड़ी की डॉल होती है, तो लहर आती है, लहर उसको हिलाती रहती हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से वो मतलब कि जो वेव्स थी वो मुझे हिला रही थी। ठीक है ना, डेक के आसपास ही। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक, मेरी उल्टी जो पसलियाँ थी, उल्टे हाथ की जो पसलियाँ थी वो क्रैक हो गई थी। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड, मेरे मुंह में खून आ गया था। ठीक है, और देखो क्या क्या फेस कर रहे हैं ये, एंड ब्रोकन टीथ, और मेरे दांत भी टूट गए थे। समहाउ आई फाउंड द व्हील लाइंड अप एंड स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव। क्या कहते हैं फिर ये, फिर भाई समहाउ, किसी तरह व्हील मिल गया, किसी तरीके से। मेरी पसली भी टूट गई, मुंह से खून भी आ गया, मेरे दांत भी टूट गए, लेकिन किसी तरह से मुझे पहिया मिल गया। ठीक है, जो नाव था, और नाव का जो पिछला हिस्सा था, नाव के पिछले हिस्से को, ठीक है, जो कि आगे की लहर थी, उसके लिए मैंने सीधा किया। ठीक है, और फिर पहिए को मैंने पकड़ लिया, हैंग ऑन, है ना, मैं पहिए पर झूल गया, मैंने पहिए को संभाल लिया, उसको व्हील को संभाल लिया, जिससे कि घुमाते हैं, मोड़ते हैं नाव को, मैंने वहाँ पर अपने आप को संभाल लिया, है ना। रिब्स पसलियों को बोलते हैं। सब्सिक्वेंट फॉलोइंग वेव्स, ठीक है। अपराइट मतलब कि हर्ल्ड, अपराइट का मतलब सीधा कर दिया, कैप्साइजिंग मतलब डूबना। ठीक है स्टूडेंट्स, और क्या है यहाँ पर, वेव वॉकर तो नाम है। तो अब चलिए आगे चलते हैं। वाटर वाटर एवरीवेयर, हर तरफ पानी ही पानी था, कुछ नहीं था। समुद्र में पानी होता है ना। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर ब्लू, और मैंने एक चीज़ और फील की कि नाव में नीचे पानी था, मतलब नाव में भी नीचे पानी था। बट आई डेयर्ड नॉट अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, मुझे फील हो गया कि नाव में भी नीचे पानी भर गया, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं व्हील को छोड़ दूं। अबैंडन मतलब लीव, छोड़ देना। इन्वेस्टिगेट मतलब नीचे जाके देखना कि भाई पानी तो नहीं भर गया है नाव में। मुझे फील हो रहा था कि भाई नाव में नीचे पानी भर गया है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं व्हील को छोड़कर नीचे जाऊं और पानी को चेक करूं। सडनली, अचानक, क्या हुआ अचानक, The front hatch was thrown open and Mary appeared. अचानक सामने का जो दरवाजा था वो खुला, ठीक है जी,
सामने का जो गेट था वो खुला। हैच का मतलब क्या प्रयोग किया गया? जहाज की जो डेक के जो गेट हैं उसके लिए प्रयोग किया गया है ना, डेक में जो द्वार है। तो वो खुला और मैरी मेरे सामने आई और मैरी ने क्या बोला? वी आर सिंकिंग, हम डूब रहे हैं। शी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई। शी स्क्रीम्ड कि हम डूब रहे हैं, वी आर सिंकिंग। द डेक्स आर स्मैश्ड, जो डेक्स हैं वो टूट गई हैं। वी आर फुल ऑफ वाटर, पानी भर गया सारे में। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच। मैंने कहा व्हील संभालो। मैं स्क्रैम्बल करते हुए, रेंगते हुए हैच तक पहुंचा, गेट तक पहुंचा चिल्लाते हुए, और मैंने अपनी वाइफ को बोला कि भाई तुम इस व्हील को संभालो। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन। ये कह रहे हैं कि लैरी और हर्ब, यानी कि जो इन्होंने 2 क्रूमैन लिए थे, वो क्रूमैन जो है कह रहे हैं कि भाई बिल्कुल पागलों की तरह वो पंपिंग कर रहे हैं, वो पानी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रोकन टिम्बर्स, जो नाव है वो टूट गया। मतलब कि टिम्बर मतलब लकड़ी के लिए प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट्स, है ना। टिम्बर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? लकड़ी के लिए। और जहाज किस चीज़ का बना होता है? लकड़ी का। कि भाई लैरी और हर्ब जो है वो बिल्कुल पागलों की तरह पानी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और जो लकड़ियां हैं हंग, वो टूटी हुई लकड़ी, क्रेजी एंगल्स। क्रेजी एंगल्स का मतलब उल्टे सीधे लकड़ी टूटी हुई लटकी पड़ी है, पूरा का पूरा ढांचा बिगड़ गया है। द होल स्टार बोर्ड साइड बल्ज्ड इनवर्ड, पूरा का पूरा जो स्टार बोर्ड है वो अंदर की तरफ धस गया है। मतलब पूरी तरीके से बिखर गई है। अंदर की तरफ धसने का मतलब क्या है? देखिए पानी बाहर होता है, नाव अंदर होती है, तो मतलब कि जो नाव की मतलब कि दाईं साइड थी वो अंदर की तरफ धस गई है पानी के प्रहार से। ठीक है जी, ऐसा वहाँ पर हो जाता है। अब आगे देखें क्या होता है। क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टीन्स एंड टॉयज स्लॉश्ड अबाउट इन डीप वाटर। ठीक है, मतलब कि कपड़े, क्रॉकरी मतलब जो चम्मच वगैरह होती हैं, बर्तन होते हैं, उनको बोलते हैं। ठीक है, और जो भी मैप्स हैं, चार्ट्स हैं, मतलब कि मानचित्र जो है बने हुए हैं। टीन्स के जो डब्बे हैं, खिलौने हैं, वो बिल्कुल ऐसे वहाँ पर तैरते हुए नजर आ रहे हैं जैसे कि गहरे पानी में वो तैर रहे हों। ठीक, आगे अब देखें जी क्या बोलते हैं नरेटर। आई हाफ स्वैम हाफ क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन। अब ये मतलब कि जो राइटर हैं ये आधे तैरते हुए और आधे क्रॉल करते हुए मतलब रेंगते हुए बच्चों के कैबिन में पहुंचे, बच्चों के रूम में पहुंचे, जो उनका रूम था। और क्या कहते हैं उनसे? आर यू ऑल राइट, आप ठीक हो? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। लेखक कह रहे हैं येस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक बट माई हेड हर्ट्स अ बिट सैड स्यू। ठीक, तो क्या कहते हैं कि भाई मैं रेंगते हुए तैरते हुए बच्चों के कैबिन में पहुंचा और बच्चों से पूछा कि भाई आप लोग ठीक हो? तो बच्चों ने कहा हाँ हम ठीक हैं। और वो कहाँ से बोलते हैं जी? अपर बंक से, यानी कि जो उसमें ऊपर की बर्थ थी जहाँ वो लेटे हुए थे वहाँ से बोलते हैं। ठीक है, ठीक। लेकिन जो उनके स्यू है वो कहती है कि वह मेरे सर में थोड़ी सी चोट लग गई है, मेरे सर में। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट सैड स्यू। स्यू कहते हैं कि मेरे सर में थोड़ी सी चोट लग गई है। पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबव हर आइज, उसकी आंखों के ऊपर एक बड़ा बम्प सा आ गया था। बम्प मतलब जैसे आपके चोट लग जाती है तो एक मतलब मोटा सा हो जाता है ना, वहाँ से सूज जाता है, तो उसी तरीके से उसको भी आंख के ऊपर बम्प आ गया था। तो उस बम्प को देख के कहते हैं कि मेरे को शायद यहाँ चोट लग गई है। श्यू बोल रहा है अपनी बेटी को, सुजैन को, है ना। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड। अब मुझे इतना समय नहीं था कि मैं ऐसे टाइम में उसके बम्प्ड हेड को देखूं। बम्प्ड हेड का मतलब चोट लगने के बाद जो मोटा हो जाता है उसको देखें कि देखा हो कहाँ पर चोट लग गई। और हम बहुत प्यार दिखाते हैं, बच्चों को लाड दिखाते हैं, तो ये कहते हैं कि भाई मेरे पास इतना वक्त नहीं था इस वक्त कि मैं उसके बम्प्ड हेड को देख पाता। मैंने हथौड़ा लिया, मैंने पेच लिए, मैंने कैनवास लिया, त्रिपाल जो होती है, और उसके बाद मैं स्ट्रगल करते हुए डेक पर आया। और जो स्टार बोर्ड साइड थी जो कि टूट गई थी, जहाँ से लहर के साथ पानी आ रहा था, ठीक है, उधर को मैंने वज्रोपण, ठीक है, मैंने वहाँ पर किया।
वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस, यानी कि उसी साइड में जब भी कोई लहर आती थी, हर लहर के साथ पानी हमारी शिप में भर जाता था, हमारी बोट में भर जाता था। ठीक है, तो मैं उधर पहुंचा, ठीक, कैनवास लेकर। ठीक है, बज का मतलब क्या होता है? टूटा हुआ, जो साइड टूट गई थी उस साइड से वज्रोपंजो तोड़ देना। तो उस साइड से जैसे जैसे लहर आती थी वैसे वैसे पानी अंदर बढ़ जाता था नाव में। तो अगर मैंने इसको नहीं किया तो हम तो पक्का डूब जाएंगे। तो मैं उस एरिया में पहुंचा। इफ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक। क्या कहते हैं मतलब कि जो नरेटर हैं कि भाई अगर मैंने इस एरिया को नहीं रिपेयर किया तो हम 100% डूब जाएंगे। ठीक, somehow I managed to stretched canvas and secure waterproof hatch covers across the gaps holes, यानी कि जैसे तैसे करके मैंने कैनवास को स्ट्रेच किया और मैंने सिक्योर कर दिया उन हैचेस को मतलब कवर्स कर दिया उन होल को। मतलब हैच का मतलब है द्वार है, मतलब जो पानी का रास्ता बना हुआ था मैंने उसको कवर कर दिया है अक्रॉस द गैपिंग होल्स। जो गैपिंग होल्स थे मैंने क्या करा, उस होल पे उस कैनवास को जैसे जैसे करके कर दिया और मैंने उनको बंद कर दिया, कवर कर दिया ताकि पानी अंदर ना आ सके। सम वाटर कंटिन्यूड टू स्ट्रीम ब्लो, लेकिन अभी भी कुछ वाटर जो था वो आता रहा, सारा पानी बंद नहीं हुआ, कुछ तो फिर भी आ रहा था। बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन ज़्यादातर जो ये पानी था ये अंदर नहीं आ रहा था, है ना। मतलब अभी भी जैसे मैंने कैनवास लगा दिया था, उसको प्रोटेक्ट कर दिया था, तो प्रोटेक्ट करने के बाद कुछ पानी तो अभी भी आ रहा था लेकिन ज़्यादातर डिफ्लेक्ट हो रहा था। डिफ्लेक्ट का मतलब देखिए, रिफ्लेक्ट का मतलब दिखना होता है, डिफ्लेक्ट का मतलब वापस चला जाना, है ना। तो पानी टकराकर ज़्यादातर वापस डिफ्लेक्ट हो रहा था, वापस ज़्यादातर जा रहा था पानी। तो मैंने ऐसा देखा ओवर द साइड, उस साइड पे। मोर प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन overhead pumps started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuited। और परेशानियां बढ़ गई। जो हमारे पंप्स थे वो मतलब कि डेब्रिस होता है कूड़ा, है ना, तो फ्लोटिंग जो वहाँ पर कूड़ा था, जो मलबा था, वो कैबिन में जो घूम रहा था वो पंप्स में फंस गया, उससे वो काम करना बंद कर दिया। और जो इलेक्ट्रिक पंप्स थे वो भी शॉर्ट सर्किटेड हो गए, तो उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स और बढ़ गई शॉर्ट सर्किटेड होने से। ठीक है, द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, पानी का जो लेवल था बाहर जा नहीं रहा था, पंपिंग हो नहीं रही थी उसकी पंप्स के द्वारा, तो पानी बढ़ने लगा। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर टू स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन wrenched overboard along with the forestay, the dinghies and the main anchor। तो ये क्या कहते हैं कि भाई इस परेशानी को देखने के बाद फिर मैंने क्या देखा, पानी का वो बढ़ने लगा, तो कि भाई जो हमारी डेक है ऊपर, मैंने वहाँ पर क्या देखा, तो ये कहते हैं कि मैंने देखा कि हमारे जो दो स्पेयर पंप्स थे वो रेस्ड ओवरबोर्ड, मतलब कि टूटकर बोर्ड पर जा गिरे। ठीक है, बोर्ड पर वो जा गिरे। जब मैंने देखा कि हमारे दो पंप जो हैं वो भी टूटकर ऊपर डेक पर चले गए हैं, हमारा जो फोरस्टे सेल है वो भी ऊपर है, पहुंच गया, मतलब कि तैर रहा है। ठीक, और इसके अलावा मैंने क्या देखा, हमारी जो जिब हैं, जो मतलब कि तिकोने पाल हैं, वो भी आगे चले गए हैं। डिंगिया जो हैं वो भी हमारी आगे चली गई हैं। छोटी खुली किश्तियाँ जो होती हैं उनको डिंगीज बोलते हैं, वो भी आगे चली गई हैं। जो हमारा एंकर है, जो लैंकर है, वो भी मतलब जो डेक पर वो पहुंच गए, पानी था तो वहाँ पर वो उसे पड़े हुए नजर आए। ठीक है, तो उसके बाद ये क्या कहता है, उसके बाद इसे याद आता है जब ये चीज़ें तैरने लगी, पानी बढ़ गया, तब इसे याद आता है। तो तब इसे क्या याद आता है, देखो। Then I remember we had another electric pump under the चार्ट रूम फ्लोर। फिर मुझे याद है कि चार्ट रूम फ्लोर में हमारे पास एक पंप और है। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, मैंने उसको एक आउट पाइप से कनेक्ट किया। एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड, और मैं बहुत ही थैंकफुल था, मुझे पता लगा इसके बाद कि ये काम कर रहा है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। द नाइट
ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस। ठीक है, ये जो रात थी ये कैसी थी, ये बिल्कुल एंडलेस थी। मतलब कि रात बहुत ही ज़्यादा भयानक थी, ठंडा पानी था, उस ठंडे पानी में ठंड में लगातार पंपिंग होती रही, बस है ना, पानी बाहर निकलता रहा। एंडलेसली ड्रैग्ड ऑन था वो, बिटरली कोल्ड, बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। रूटीन ऑफ पंपिंग चलता रहा ठंडे पानी का। ठीक है, बाहर की तरफ पानी को फेंकते रहे। स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो, मतलब पूरी तरीके से हम काम करते रहे, बिजी रहे। ठीक है जी, मतलब कि हमने क्या करा, पूरी की पूरी रात ऐसे ही निकाल दी। मतलब पानी चलाने में, पंप को लगा कर पानी निकालने में, ठंडे पानी में बहुत मतलब कि लगातार पंपिंग होती रही पानी की। ठीक, उसके बाद नाव का परिचालन करने में, उसको देखने, धीरे से बीती हुई जो थी, है ना, बहुत ही धीमी रात भी थी वो। मतलब इसी तरीके से हम लोग करते रहे। ऐसी कड़वी रात वो हमारी थी। नाइट जो थी वो हमारी बहुत ही बिटरली थी, काफ़ी कोल्ड था उस समय, और पंपिंग होती रही। स्टीयरिंग करते रहे हम, स्टीयर बहुत ही ज़्यादा ध्यान से वर्क करते रहे पूरी रात। वर्क द रेडियो, है ना। वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज टू आवर मेडे कॉल्स। तो हमारी जो मेडे कॉल्स थी, हमें उनका भी कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था। मेडे कॉल्स का मतलब होता है SOS, मतलब कि सिग्नल्स फॉर हेल्प। जब कोई डूब रहा होता है ना, तो जब जो सिग्नल्स दिए जाते हैं उनको मेडे कॉल्स बोलते हैं। ठीक है ना, SOS भी बोल देते हैं। तो हमने जो मुसीबत में फंसे होने के सिग्नल्स दिए, उसका भी हमें कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। ये सरप्राइजिंग भी नहीं था, क्योंकि हम संसार के इतने दूर के कोने में आ गए थे कि जहाँ कोई जाना भी पसंद ना करता हो। Suez had swollen alarmingly। अब स्यू का जो हेड था वो बहुत ज़्यादा सूज गया था, वो हमें चेतावनी ही दे रहा था, परेशान हो गई थी स्यू भी। ठीक है, शी हैड टू इनॉर्मस ब्लैक आइज, उसकी तो बहुत ही सुंदर बड़ी बड़ी ब्लैक आइज थी। एंड नाउ शी शोन अस अ डीप कट ऑन हर आर्म, और अब उसने हमें अपनी बाजू पर भी एक गहरा कट का निशान दिया। व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैडंट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस, शी रिप्लाई आई डिडंट वांट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल। तो मैंने पूछा, भैया आपने पहले क्यों नहीं बताया ये इंजरीज, इतनी चोट तुम्हारे लग गई है? तो मेरी बेटी ने मुझे जवाब दिया कि मैं तुम्हें और चिंता में नहीं डालना चाहती थी, क्योंकि तुम हमें बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से आगे हम कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।